नमस्कार, स्वागत है सारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम नीट 2025 के फिजिक्स भौतिकी सेक्शन के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, उसका हम सोल्यूशन निवारण निकालेंगे। तो पहले वीडियो में हमने 15 सवालों को ऑलरेडी बुरी तरह धो डाला था, सर्वनाश कर दिया था, और अभी समय आ चुका है आगे के सवालों को धोने का। चलिए तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एसी पावर सप्लाई, वी हैव अ पावर सोर्स एसी सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, रजिस्टर है उसमें, कैपेसिटर है एंड इंडक्टर है, सो वी हैव एन एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एसी सोर्स. The corresponding current in the circuit and the phase angle between current and voltage is are respectively. तो हमें पूछा है phase angle between current and voltage and the current in the circuit. तो एकदम डायरेक्ट सवाल है ये, कुछ भी ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पे, एकदम सीधा साधा सवाल. ओके तो हम क्या करेंगे, वी आर गिवन द रेजिस्टेंस which is 20 ohms, we are directly given the reactance of the capacitor XC which is 25 ohms, and we are directly given the inductive reactance which is 45 ohms. डायरेक्टली हमें सारी चीजें यहाँ पे गिवन है. और अभी हमें निकालना है करंट. सबसे पहले हम निकालेंगे इंपेडेंस. हमारे पास इंपेडेंस का डायरेक्ट सीधा साधा फॉर्मूला, दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर. चलिए, और इस डायरेक्ट फॉर्मूले से हमारे पास इंपेडेंस आएगा रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल, जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्सी माइनस एक्सएल 20, सो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर जो कि बनता है 20 रूट 2 ओम्स. और इंपेडेंस बना 20 रूट 2 ओम्स. तो अभी हमें यहां पे निकालना है करंट आई आरएमएस, करंट की आरएमएस वैल्यू, सो विच इज क्लियरली वी आरएमएस बाई जेड, आरएमएस वोल्टेज डिवाइड बाई इंपेडेंस. जो भी हमें वोल्टेज गिवन है दैट इज द आरएमएस वैल्यू. कभी भी उसको पीक वोल्टेज कंसिडर नहीं करना है. व्हाटएवर इज गिवन हियर 220 वोल्ट इज आरएमएस. ओके, सो वी आरएमएस बाई जेड विच इज 220 बाई 20 रूट 2, तो ये बनेगा 11 बाई रूट 2 एम्पियर्स. और 11 by root 2 amperes हमें पता है 1 by root 2 is 0.7, तो this comes out to be 7.8 amperes approximately. ओके, फिर हमसे पूछा फेज एंगल, तो बहुत ही आसान, हमें पता है tan phi is xc minus xl by r, या cos phi r by z भी कर सकते हो आप. सो tan phi is xc minus xl by r. xc minus xl हम देखेंगे वहां से, इट इज -20 by r is also 20. tan phi आता है -1 और tan phi आता है -1, तो फेज डिफरेंस हमारा बनता है -45. -45 का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस तो 45 ही है करंट और वोल्टेज के बीच में, पर कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा. सिंस इट इज माइनस, सो करंट लैग्स. दिख रहा है हमें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है. ठीक है, तो इंडक्टर डोमिनेंस है, और इंडक्टर डोमिनेंस जब भी होता है हमें पता है, सो वोल्टेज विल लीड, करंट विल लैग. सो करंट लैग्स बाय 45 डिग्रीज. बहुत ही बढ़िया, शाबाश, काफी अच्छा है. नेक्स्ट अगले सवाल पे हम जाते हैं. ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान. बोल रहा था सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस एवरी 27 days. What will be the time period of revolution if the sun were expanded to twice its present radius without any external influence? ठीक है, assume sun to be a uniform density. तो हमारे पास सन है, सूरज, सूर्य, और अभी सन घूम रहा है, रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, और उसका जो रोटेशन टाइम पीरियड दैट इज गिवन टू अस एज 27 days. 27 दिन का उसका रोटेशन का टाइम पीरियड है. ठीक है, 27 दिन का रोटेशन का टाइम पीरियड है. ओके, फिर बोल रहा है अगर ये अपने रेडियस से, प्रेजेंट रेडियस से डबल एक्सपैंड कर जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, डबल एक्सपैंड कर जाए, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड. पर ऐसा भी उसका क्या, सन, सूरज अपने रेडियस का डबल एक्सपैंड हो सकता है क्या, क्या, ये क्या चमत्कार है. जबरदस्त. तो भगवान की दिव्य शक्ति, ऐसा कुछ यहां पे हो रहा है. सूरज बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के डबल रेडियस में एक्सपैंड हो रहा है, चमत्कार. तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो कितना हो जाएगा. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का. सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क विल बी 0. And since net external torque will be 0, so angular momentum will be conserved. So L initial equals L final. Angular momentum conservation यहाँ पे लागू होगा, और angular momentum will be conserved. So हम देखते हैं angular momentum क्या होगा, I omega, and that will be constant. And directly relation proportional का सवाल है ये, तो I omega is constant. That means I हमारा होता है proportional to R square. This is proportional to radius square, हमें बताइए. So radius हो रहा है 2 times. Since radius is 2 times, moment of inertia will become
4 टाइम्स, रेडियस है 2 टाइम्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स 4 टाइम्स, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स 4 टाइम्स, तो आई ओमेगा कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा बिकम्स 1/4 टाइम्स, तो दैट्स इट। सो ओमेगा हो जाएगा 1/4 टाइम्स, इसका एंगुलर वेलोसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी 1/4 टाइम्स टाइम पीरियड हमें बताइए 2π/ओमेगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओमेगा 1/4 हो गया है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 4 टाइम्स, पहले इट वाज 27 डेज, 4 टाइम्स कर लेंगे इट बिकम्स 108 डेज, बहुत ही शानदार। तो 108 दिन लगेंगे सूर्य को अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। सो दैट क्वेश्चन ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी states that the flux passing through the orbit of electron is n times h by e, where n is an integer, h is Planck constant, and e is the magnet of electronic charge. According to this model, the magnetic moment of electron in its lowest energy state will be. तो एक नया मॉडल हमारे सामने प्रोड्यूस किया है इसने, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ही है विच फॉलोज बोर मॉडल, राइट, और देन इट इज आस्किंग कि इफ इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड भी, ये इसका मोशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में दिया है, वो सर्कुलर मोशन करता है जैसा बोर मॉडल के अकॉर्डिंग करता है वैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट दिस सर्कुलर मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, और उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज n टाइम्स h by e, राइट, सॉरी द फ्लक्स इज n टाइम्स h by e, जो फ्लक्स वहां पे दिया है उसका, राइट, द फ्लक्स इज n टाइम्स h by e, देन व्हाट विल बी इट्स अ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये सवाल कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। समझते हैं पहले कि फ्लक्स भी क्यों आ रहा है और समझते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट भी क्यों आ रहा है, दोनों चीजें समझते हैं और फिर आसानी से सॉल्व करेंगे। सो फिर इलेक्ट्रॉन मूविंग, इलेक्ट्रॉन है जो यहां से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो क्लियरली दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो वी नो वेलोसिटी जब भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो सर्कुलर मोशन में घूमता है, जैसा यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, एंड सिंस दिस इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, तो ये प्रोड्यूस करेगा करंट, प्रोड्यूस करेगा, दिस बिहेव्स एज अ करंट कैरिंग कॉइल, और क्योंकि ये बिहेव करेगा करंट कैरिंग कॉइल जैसा, तो हमें पता है करंट कैरिंग कॉइल का क्या होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ डाइपोल, सो इट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, it has a magnetic moment, so that is the magnetic moment that we have to find. What about the flux? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक सर्कुलर कॉइल जैसा बिहेव कर रहा है, तो सर्कुलर कॉइल के थ्रू देयर विल बी सम मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू रिलेट द टू कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा वो कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, और दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है हमें पता है, सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी I into A, करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। सो द करंट को हम कैसे निकालेंगे, करंट विल बी E डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, E डिवाइडेड बाय इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, दैट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2πr by v, सिंस इट इज सर्कुलर मोशन, सो 2πr by v, दिस बिकम्स EV by 2πr टाइम्स एरिया। So EV by 2πr times area, this is our magnetic moment, ये है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए, पर अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें ना ही एरिया दिया है, ना ही वेलोसिटी दी है, ना ही रेडियस दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो अब हम जो हमें फ्लक्स दिया है उसको यूज करेंगे। वी आर गिवन द फ्लक्स n टाइम्स h by, सो लेट्स यूज दैट फ्लक्स। ठीक है, सो जो फ्लक्स हमें दिया है, हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी बी ए कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा बिकम्स 1, सो फ्लक्स विल बी बी टाइम्स ए। ऑलराइट, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन दिस कॉइल। ऑलराइट, तो यहां से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिखेंगे n टाइम्स h by e, विच इज गिवन टू अस, और एरिया तो हमें यहां से पता है, एरिया का तो रिलेशन हमें पता है, बट व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड अ रिलेशन विद मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है ये r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इज मूविंग विद द स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब भी r रेडियस के सर्कल में घूमता है
सो द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑलरेडी बताया इट इज एम वी बाई ई बी, ठीक है, एम वी बाई क्यू बी विच इज एम वी बाई ई। सो यहां से वी कैन सब्सटीट्यूट मैग्नेटिक फील्ड विल बी एम वी बाई ई आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से वी कैन गेट अ रिलेशन ऑफ एरिया, ठीक है। सो यहां से लेट्स सब्स्टिट्यूट मैग्नेटिक फील्ड इज एम वी बाई ई आर, दिस एम वी बाई ई आर times area is NH by E, and यहाँ से we get area as, देखिए आप, area becomes NHR, N is the integer, H is Planck constant, R is the radius, by MV. Alright, and the last step will be कि हम ये जो एरिया है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे so that we can find the magnetic moment. उस magnetic moment में वही चीज़ अननोन थी, एरिया, so we'll substitute that here. So यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट जो आता है मैग्नेटिक मोमेंट, इट बिकम्स ई वी बाई टू पाई आर टाइम्स एरिया विच इज एन एच आर बाई एम वी। और अब आप देखिए हमें रेडियस और वेलोसिटी गिवन नहीं था, पर हमें रेडियस और वेलोसिटी की जरूरत भी नहीं है, तो रेडियस और वेलोसिटी दोनों कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे कैंसिल, रेडियस यहाँ पे कैंसिल, म्यू जो बचता है फाइनली दैट इज एन टाइम्स, इट विल बी क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, एन टाइम्स EH by 2 pi m. This is n times EH by 2 pi m. And now it is n times EH by 2 pi m. So what we'll do, सवाल ने पूछा है, it is the lowest energy state. We want a magnetic moment of electron in the lowest energy state. And since we want in the lowest energy state, हम डालेंगे n को 1, so it becomes EH by 2 pi m. This is the correct answer. Okay. ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल था, हमें समझना था पहले कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और वहां से मैग्नेटिक फील्ड हमें सब्स्टिट्यूट करके निकालना था, हमें फ्लक्स का फंक्शन लिखना था, और वहां से मैग्नेटिक मोमेंट I into A करके निकालना था। चलो ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ऑन कंडक्शन, 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स हमें गिवन है, इन द फिगर दे हैव इक्वल थर्मल कंडक्टिविटीज 2K एंड 2K, ये वाले, एंड इसका है K, left hand is a combination is maintained at 3T and this is maintained at T. Rods are thermally insulated from outside in steady state. Temperature यहाँ का बन रहा है T1, temperature यहाँ का बन रहा है T2, then the ratio T1 by T2 is. So straightforward question है, ज़्यादा कुछ भी दिमाग का प्रयोग हमें नहीं करना है इस क्वेश्चन में। So सबसे पहले तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट, एक सिंपल चीज़ जो आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जब भी हम कंडक्टर्स के लिए, ऐसे रॉड्स के लिए सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कर रहे हैं, so never do it in terms of conductivity, always do in terms of resistance. जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में सब कुछ करते हैं सीरीज पैरेलल में, वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के टर्म्स में कीजिए, कंडक्टिविटी के टर्म्स में मत कीजिए। ओके, सो कंडक्टिविटी यहाँ पे हमें गिवन है 2K, K एंड 2K, सो फर्स्ट विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। क्यों ऐसा? क्योंकि कंडक्टिविटी के रिजल्ट्स जो हैं वो आप तभी लगा पाएंगे जब आपके सारे रॉड्स ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल हैं। इसकी गहराई में हम नहीं जा रहे हैं अभी, बट ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल रॉड्स अगर नहीं हुए तो आप डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑन कंडक्टिविटी नहीं लगा पाएंगे, वी कैन अप्लाई ओनली ऑन रेजिस्टेंस। इसलिए रेजिस्टेंस में आप कीजिए तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो रेजिस्टेंस इज L बाई KA, ये हमें पता है, लेंथ तीनों की सेम है, एरिया तीनों का सेम है, तो रेजिस्टेंस आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत बड़े, रेजिस्टेंस आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो इन दोनों का कंडक्टिविटी डबल है, सो लेट्स अज्यूम देयर रेजिस्टेंस टू बी R, इनका रेजिस्टेंस भी R मान लिया, इनका रेजिस्टेंस भी R मान लिया। अब इन दोनों का रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? डबल, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी हाफ है तो रेजिस्टेंस विल बी डबल 2R। सो वी हैव 3 रॉड्स इन सीरीज जिनमें से 2 का रेजिस्टेंस है R एंड R और बीच वाले का रेजिस्टेंस है 2R। नाउ ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज, हमें पता है ऑल 3 रॉड्स आर इन सीरीज। ये तीनों रॉड्स जो हैं वो कौन सा कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और तीनों रॉड्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अपने को पता है सीरीज में टेम्परेचर डिफरेंस कैसे डिवाइड होता है? सीरीज में हीट करंट इज सेम इन ऑल द रॉड्स, बट द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज नॉट सेम। और डेल्टा टी कैसे डिवाइड होता है? इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमारा करंट में पोटेंशियल डिफरेंस
जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप देख पा रहे होंगे रेजिस्टेंस रेशियो क्या है 1:2:1। तो डेल्टा टी का रेशियो जो हम लिखेंगे डेल्टा टी 1:, डेल्टा टी 2, डेल्टा टी 3, वो भी क्या रेशियो बनेगा 1:2:1। तो जो भी हमारा टोटल डेल्टा टी है, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है, वो डिवाइड होगा किस रेशियो में 1:2:1। अब आप देखिए टोटल डेल्टा टी कितना है, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कितना है, ठीक है। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है 3T और T का विच इज 2T, और 2T का टोटल डिफरेंस है टेम्परेचर में, 2T का डिफरेंस है वो डिवाइड होगा 1:2:1 में, यानी कि इसके पास कितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, हाउ विल वी डिवाइड 2T टेम्परेचर डिफरेंस इन 1:2:1, T/2 T एंड T/2, दिस इज ऑल यू डिवाइड, ठीक है, क्योंकि टोटल है 2T, इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो देखिए टोटल भी हो गया 2T और 1:2:1 रेशियो में डिवाइड हो गया। बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेंज इन टेम्परेचर T/2 होना है, और चेंज इन टेम्परेचर T/2 होना है, इधर कितना है 3T, तो यहां पे कितना होगा 5T/2, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड के लिए चेंज टू T होना है टेम्परेचर में, यहां पे 5T/2 है, इधर कितना हो जाएगा 3T/2। और आप चाहो तो थर्ड वाले के लिए देख सकते हो, थर्ड वाले के लिए यहां पे T है, चेंज T/2 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3T/2। नाउ सो क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग द रेशियो T1/T2, सो T1/T2 रेशियो हमारा कितना बनेगा, दिस बाय दिस 5/3, दैट्स इट। तो सिंपल सीरीज पैरेलल क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, सो दिस इज अ कैपेसिटर क्वेश्चन, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय D, इस तरह का कुछ फिगर है। टू स्लैब्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, डिस्टेंस गिवन है 3D/8 और D/2 respectively inserted. Due to this, capacitance becomes 2 times large when there was nothing between the plates. If K1 is 1.25 K2, the value of K1 is. तो थोड़ा सॉल्व करना है इसमें, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा समझ के सॉल्व करना है। तो इस तरह का हमारा फिगर है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हमने ऊपर भर दिया है 3D/8 डिस्टेंस से K1 तक, D/2 डिस्टेंस तक K2 तक, और बाकी क्या है बचा हुआ हमें दिख रहा है बचा हुआ जो है दैट इज D/8, दैट इज वैक्यूम। अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो ओवरऑल वैक्यूम वाला जब था उसका ट्वाइस है, यानी कि 2 times एप्सिलॉन नॉट A/D। देन व्हाट इज K1 एंड K2 रिलेशन, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1, दैट इज व्हाट इज आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सिंपल कुछ नहीं, इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं सिस्टम का, एंड देन वी विल डू दैट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू बी 2 times एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा हमारा, सो लेट्स अज्यूम दिस टू बी अ डिफरेंट कैपेसिटर, इसको हम एक अलग कैपेसिटर मानते हैं, इसको हम एक अलग कैपेसिटर मानते हैं, इसको हम एक अलग कैपेसिटर मानते हैं। तो लेट्स से दिस इज C1, लेट्स से दिस इज C2, लेट्स से दिस इज C3, ठीक है। तो ये तीनों को हमने अलग कैपेसिटर माना। C1 को हमने लिखा, C1 कितना आएगा एप्सिलॉन A डिवाइड बाय D मल्टीप्लाइड बाय K, सो K1 टाइम्स एप्सिलॉन A डिवाइड बाय D। व्हाट इज D, एरिया तो A ही है, व्हाट इज D 3D/8, तो एप्सिलॉन A डिवाइड बाय 3D/8, सो इट बिकम्स 8K1 एप्सिलॉन A बाय 3D। दूसरे में क्या करेंगे सेम चीज, K2 टाइम्स एप्सिलॉन A बाय डिस्टेंस, A तो एरिया तो A ही है, डिस्टेंस कितना है D/2, सो D/2। व्हाट अबाउट C3, ये तो वैक्यूम ही है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एप्सिलॉन A बाय D कितना है D/8, ठीक। नाउ ऑल दीज थ्री कैपेसिटर्स आर इन, ऑल कैपेसिटर्स आर इन कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है या पैरेलल में है, सो क्लियरली वी कैन सी एक के बाद एक है, दे आर ऑल इन सीरीज, एंड सिंस दे आर इन सीरीज वी विल राइट 1/C इक्विवेलेंट, इस कितना है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। व्हाट इज 1/C1, जल्दी से हम करेंगे यहाँ पे 3D/8K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस व्हाट इज 1/C2 D/K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस व्हाट इज 1/C3 D/8 एप्सिलॉन नॉट A equals, and what is this given as, twice of the capacitance when it was vacuum. Vacuum था तो कितना capacitance था एप्सिलॉन A/D, उसका डबल 2 times एप्सिलॉन A/D, so 2 times एप्सिलॉन A/D becomes, इसका inverse becomes D/2 एप्सिलॉन A. Alright, now we have to simply solve this, यहाँ से हमारा K1 K2 में एक relation बनेगा।
ऑलराइट, सो ये d बाई एप्सिलॉन नॉट ए, d बाई एप्सिलॉन नॉट ए, d बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये पूरा टर्म कैंसिल होगा एंड यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बनेगा विच इज 3 बाई 8 k1 प्लस 1 बाई k2 इक्वल्स, यहाँ से कितना है हाफ माइनस 1 बाई 8 विच इज 3 बाई 8। ऑलराइट, अब हमें निकालना है K1 पर हमें एक रिलेशन गिवन है बिटवीन K1 K2, यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां से हमें दिखाई दे रहा है K2 को हम डालेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 4 बाई 5 K1, सो K2 को लेट्स सब्स्टिट्यूट एज 4 बाई 5 K1, तो कितना आता है 3 बाई 8 K1 प्लस 1 बाई K2, व्हाट इज 1 बाई K2, 5 बाई 4 K1, ठीक है, 1 by K2 will become 5 by 4 K1 and this is 3 by 8. Okay, and now we just have to solve this. 3 by 8 plus 5 by 4 K1 is 3 by 8. We have to solve for K here, all right, ठीक है, so this becomes 3 by 8 plus कुछ हमने यहाँ पे गड़बड़ की है शायद, K2 is 4 by 5 K1, 3 by 8, this is 10 by 8, 3 by 8, यहाँ पे there is a 2 missing, this is 2 times, यहाँ पे एक 2 आएगा एक्स्ट्रा, so this 2 is missing, 2 K2 epsilon a by d, so there is a 2 missing here, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म में 2 आएगा, this is 2 K2, okay, वो एक 2 वहाँ पर का है जो हमने मिस कर दिया था, so 2 K2, so 2 means this will become, जब K2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 by 5 K1, so it becomes 5 by 8 K1, and now we can simply solve this. 3 by 8 K1 plus 5 by 8 K1, that means 1 by K1 is 3 by 8, K1 becomes 8 by 3. Alright, so K1 becomes 8 by 3, this is our solution, this is our final answer, K1 आएगा 8 by 3, that is 2.66. Alright, so this is how to do this question. मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे कैपेसिटेंस अरेंज है, कैसे सीरीज पैरेलल है, एंड उसके बाद वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस। ओके, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन।